हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी या मेयाशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक सहकारी साख समिति, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। हम लोगों ने देखा था कि भारत में सहकारी साख समितियों का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय है, त्रिभुजाकार है और पिरामिड के आकार का है। यानी हमने देखा कि भारत की जो कोऑपरेटिव बैंक है वो त्रिस्तरीय है, या हम उसे पिरामिडाकार कह सकते हैं या उसे स्तूपाकार हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जिसके अंतर्गत जो पहला समिति आता है, प्राथमिक सहकारी साख समिति आता है, जिसकी स्थापना 1904 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अकाल आयोग ने एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसी आधार पे प्राथमिक सहकारी साख समितियों की स्थापना 1904 सहकारी अधिनियम के तहत किया गया था, जिसमें प्राथमिक सहकारी साख समितियों को दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, और ये जो बी है वो प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समिति। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति से क्या तात्पर्य है। यानी यह कृषि से संबंधित ग्रामीण जनता को ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, जो गांव स्तर पे इसकी स्थापना की जाती है, जिसमें 75% से अधिक या 75% के करीब जो इसके सदस्य होते हैं वो किसान होते हैं, ग्रामीण जनता होते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद जिनका आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता है, वो अपनी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इन समितियों की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। यानी कहने का मतलब है जो भी फाइनेंस ऋण उपलब्ध कराने का काम इस समिति के द्वारा किया जाता है, उसमें कृषि की प्राथमिकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आपका है यह सदस्यता, गठन तथा समिति का आकार। इसे मान लीजिए यह एक कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है। कौन सा? यानी प्राथमिक, यानी हम प्राइमरी सहकारी साख समिति बोल सकते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक बोल सकते हैं। तो इसकी जो सदस्यता गठन की जो जिक्र है, इसके अंतर्गत, इस समिति के अंतर्गत, यानी कोऑपरेटिव बैंक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, मानी कोई भी 10 व्यक्ति या 100 व्यक्ति, यानी 10 या 100 व्यक्ति के द्वारा इस समिति की स्थापना की जा सकती है। यानी न्यूनतम 10 व्यक्ति होनी चाहिए और अधिकतम 100 व्यक्ति होना चाहिए, जो समान क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ग आदि से मिल करके, यानी ऐसे जो या न्यूनतम 10 व्यक्ति, अधिकतम 100 व्यक्ति, जो समान भाषा, यानी उनकी जो भाषाएं हैं वो एक जैसा हो और वह उनका जो क्षेत्र हो एक जैसा क्षेत्र हो, मतलब कुछ एक निश्चित एरिया हो, उसी एरिया के अंतर्गत आने वाले किसानों की सदस्यता इसमें ग्रहण की जाती है। और यह जो जाति है, अक्सर यह विशेष जाति, एक ही जाति या जाति संवर्ग के आधार पे इस तरह के समितियों की स्थापना करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूनतम 10 या अधिकतम 100 सदस्यों कि यह एक समिति होती है जिसे मिल करके इसको स्थापित किया जा सकता है। और इसमें जो हिस्सेदारियां हैं, इसमें 75% जो सदस्य होंगे वो किसान होंगे, ग्रामीण जनता होंगे। तो हमने देखा सदस्यता, गठन तथा समिति का आकार। तो समिति का आकार हमने आपको बताया यह त्रिस्तरीय है इसका स्वरूप, लेकिन इस समिति का जो गठन होता है वो विभिन्न ग्रामीण स्तर के किसान सदस्यों के द्वारा इस समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें न्यूनतम 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं, अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। उनकी भाषाएं एक जैसी होती है, एक जात के होते हैं, एक धर्म के होते हैं, एक लिंग के होते हैं। इस तरह की भी आप
स्थापना कर सकते हैं और मिक्सअप भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि इसमें अधिकतर जो सदस्य होते हैं उसमें 75% किसान होते हैं, ग्रामीण जनता होती है। तो इस तरह हमने देखा सदस्यता, गठन एवं समिति का आकार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। कार्य क्षेत्र क्या है? तो इस प्रकार के समिति का कार्य क्षेत्र प्रायः गांव होता है। इनकी जो कार्य क्षेत्र होता है वो प्रायः गांव में होते हैं, गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। गांव के ही व्यक्ति मिल करके इस तरह के समितियों का गठन करते हैं। यानी इस तरह के समिति का जो कार्य क्षेत्र होता है वो जो ग्रामीण जनता होती है वो ग्रामीण जनता ही मिल करके इस तरह के समिति का स्थापना करती है। यानी गांव से बाहर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन परिस्थितियों में जब उनकी संख्या कम होती है, अगर बहुत घना गांव होता है तो एक 2-4 गांव को मिला करके एक समितियों की स्थापना कर देते हैं, जो एक मजबूत समिति को एक आकार देता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रामीण जनता का ये संगठन है जो इसका कार्य क्षेत्र एक गांव के सीमा के अंतर्गत ये निहित होता है और ये अपनी आर्थिक उन्नति के लिए इस तरह की संस्था का स्थापना करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, कार्य क्षेत्र भी देख लिए, मैंने अपनी आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से इस तरह के संस्थाओं का निर्माण गांव की जनता मिल करके करते हैं, जिसका एक निश्चित दायरा उस गांव के सीमा के अंतर्गत ही होता है। कभी कभी गांव के सीमा के बाहर भी चला जाता है, लेकिन अक्सर गांव के सीमा के अंतर्गत ही इस कोऑपरेटिव बैंक की सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ऐसे समितियों के लिए संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। मतलब हर राज्य की एक व्यवस्था होती है, हर राज्य की जो संबंधित एक सहकारी अधिनियम होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो तो इसका भी राज्य सहकारी अधिनियम होगा, बिहार हो तो इसका भी राज्य सहकारी अधिनियम होगा, मध्य प्रदेश हो तो इसका भी राज्य सहकारी अधिनियम होगा। तो उस राज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत जिन 10 या 100 व्यक्तियों के द्वारा इस कोऑपरेटिव बैंक यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की जिसको स्थापना करना हो, वो संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी आपको केंद्रीय सहकारी साख समिति एवं राज्य सहकारी साख समिति के द्वारा आपको अनुदान दिया जा सकता है एवं आर्थिक सहायता किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में वो बड़ा विश्वसनीय और बहुत जिम्मेदारी युक्त नहीं बन पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्य से संबंधित सहकारी अधिनियम के अंतर्गत आपको पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दायित्व, यानी इन समितियों का दायित्व क्या है। तो इसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, बहुत ज़्यादा इसकी दायित्व लायबिलिटी जो इनकी होती है वो असीमित अनलिमिटेड होता है। तो अतः हमको समिति के ऋण के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के ये दायित्व होते हैं। यानी इसमें जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल भी फाइनेंस आप करा सकते हैं और सामूहिक दृष्टिकोण से भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के दायित्वों का ये निर्वहन करते हैं इन समितियों के जो सदस्य होते हैं। मैंने कहा इन समितियों के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो दायित्व है असीमित है, अनलिमिटेड है। इस प्रकार ये आंतरिक एवं बाह्य यानी कह सकते हैं पर्सनल, अगर किसी को व्यक्तिगत इस समिति से कुछ पैसे की जरूरत है या समूह के रूप में कोई व्यक्ति इस संस्था से ऋण प्राप्त करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, तो यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध तथा संचालन। प्रबंध तथा संचालन, ये जो समिति होती है लोकतंत्रीय आधार पर आधारित होती है, लोकतंत्री तंत्र पे आधारित होती है, क्योंकि इसकी जो प्रभुसत्ता होती है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि यह विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इस संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक आधार पे
जिसपे सभी लोगों का एक मत, एक अधिकार का मतलब अधिकार होता है, यानी सभी को एक अधिकार होता है, सभी को सामान्य रूप से इसमें जगह दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सभी जनता डिसीजन लेता है, सभी लोग मिल करके जो वोटिंग करते हैं, उसी वोटिंग के आधार पर इस समिति का संचालन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो इस समिति की जो संप्रभु सत्ता होती, जो पावर होती है, वो जनता में निहित होती है। जनता के द्वारा तय किया जाता है कि समिति में क्या बदलाव किया जाए। इसके लिए इन समितियों में दो तरह के सभाओं का, दो तरह के मतलब वर्गीकरण किया गया है, एक साधारण सभा और दूसरा प्रबंध समिति। यानी इस जनता के द्वारा इस समिति की जो स्थापना की जाती है, एक हो जाता है साधारण सभा, जिसको हम जनरल असेंबली कह सकते हैं, और दूसरा होता है प्रबंध समिति। यानी इस दोनों के आधार पे ये काम करता है। तो प्रबंध समिति और साधारण सभा के अलग अलग हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यानी साधारण सभा के अंतर्गत जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, जो जितने भी इसके सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनको सदस्यता, उनको वोट देने का, उनको मत देने का अधिकार होता है। यह यानी जितने भी सदस्य होते हैं, जो भी मत होता है, इसमें मत देने का ये काम करते हैं, और एक वर्ष के अंतर्गत एक सभा का आयोजन करते हैं। यानी हर वर्ष यह साधारण सभा, जनरल असेंबली के जो सदस्य होते हैं, वो एक बार एक बैठक करते हैं, और उस बैठक के अंतर्गत बहुत तरह के कार्य को करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं साधारण सभा के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हैं जो ये सभाओं के द्वारा किया जाता है। यानी जो कार्य के अंतर्गत देख सकते हैं, तो प्रबंध समिति का गठन करता है। ये साधारण जो सभा है वो प्रबंध समिति का गठन करता है। यानी साधारण सभा प्रबंध समिति का गठन करता है। यह सचिव की नियुक्ति भी करता है। यह साधारण सभा सचिव की नियुक्ति भी करता है। यानी साधारण सभा प्रबंध समिति का भी संचालन करता है और सचिव की भी नियुक्ति करता है, और बजट पास करता है, रजिस्ट्रार तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट पे विचार भी करता है। यानी साधारण सभा बजट भी पास करता है, और जो अंकेक्षण होता है रजिस्ट्रार के द्वारा, उसके रिपोर्ट पे विचार भी करता है। यानी जो रजिस्ट्रार के द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाता है। रजिस्ट्रार का मतलब है जब कोई भी संस्था की स्थापना प्राइवेट तौर पे करते हैं, तो उसमें सरकार का एक आदमी होता है जो उस समितियों पे संपूर्ण निगरानी रखता है। जैसे विश्वविद्यालयों को आप देखते हैं, तो विश्वविद्यालय में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अधिकारी होता है, जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, जो उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, अंकेक्षण, निरीक्षण और सारी रिपोर्टिंग वो करता रहता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं साधारण समिति प्रबंध समितियों का गठन करता है, और यह क्या कर सकता है कि सचिव की नियुक्ति करता है, बजट भी पास करता है, और एक और काम करता है, जो रजिस्ट्रार तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट आती है, ये साधारण सभा उस पर विचार भी करता है। और इसमें जो दूसरा हमने काम बताया था प्रबंध समिति, साधारण सभा के बाद आता है आपका बी प्रबंध समिति। प्रबंध समिति के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक साख समिति, जो दैनिक कार्यों के लिए कुछ काम होते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, समिति जमा स्वीकार करना, समिति के लिए काम करना, पैसे की व्यवस्था करना, सदस्यों के लिए ऋण प्रदान करना या उनके पैसे जमा करना। यानी हम कह सकते हैं कि यह जमा भी स्वीकार करता है, ऋण की व्यवस्था करता है, ऋण प्रदान करता है, और जो ऋण से प्राप्त जो EMI आता है उसको स्वीकार करता है। प्रबंध समिति की जो सदस्य संख्या होती है 5 और 9 के बीच में होती है, 5 और 9 के बीच में होती है, सम नहीं होता है। इसलिए सम नहीं होता है क्योंकि जब हम वोटिंग करते हैं तो उस वोटिंग में एक समस्या आती है। तो जो दैनिक कार्यों का प्रबंध करती है, इसके लिए 5 से 9 सदस्य की नियुक्ति करती हैं, जमाएं स्वीकार करती हैं, समिति
समिति के लिए ऋण की व्यवस्था करती है और सदस्यों के द्वारा ऋण प्रदान करती है और ऋण देने का भी काम करती है। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं कि अब पूंजी की बात करते हैं तो कैपिटल की बात करते हैं। तो यह समितियां आंतरिक पूंजी एवं बाह्य पूंजी दोनों प्रकार की व्यवस्था करती। आंतरिक पूंजी से तात्पर्य है शेयर इशू करके, यानी यह पूंजी क्या करती है, शेयर इशू करती है और पुनः क्या करती है, सदस्यों से, जो इसके सदस्य होते हैं वो जमा स्वीकार करती है, फिर कुछ सदस्यों से शुल्क वसूल करती है। तो इस तरह से ये आंतरिक मतलब एक्सटर्नल जो कैपिटल की व्यवस्था करती है, हम कहते हैं एक्सटर्नल व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक पूंजी की व्यवस्था मतलब कुछ सदस्यों के द्वारा जमा स्वीकार करना, सदस्यों को मतलब कम से कम शेयर खरीदने के लिए प्रेशर करती है, आपको शेयर खरीदना ही होगा जब इस समिति के आप मेंबर होंगे। कुछ शुल्क आपको लगाया जाता है कुछ रसीद के द्वारा। तो इस तरह से आंतरिक व्यवस्था होती है। ये जो बाह्य व्यवस्था होती है वो होती है जैसे सरकार, राज्य सरकार से, केंद्रीय सहकारी बैंक से, राज्य सहकारी बैंक से और राज्य से कुछ अनुदान जब आपको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं बाह्य व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी की व्यवस्था करना। और उद्देश्य जो इनका होता है कि उचित, नेक्स्ट है आपका उद्देश्य तथा कार्य, यानी कोऑपरेटिव बैंक जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का जो उद्देश्य होता है कि उचित ब्याज दर पे आपको ऋण उपलब्ध कराना। उचित ब्याज दर पे आपको ऋण उपलब्ध कराने से तात्पर्य है कि आपको अक्सर कृषि कार्यों के लिए, खाद बीज हल आदि कार्यों के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराया जाए, उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराया जाए और विकट परिस्थितियों में उपभोग से संबंधित कार्यों के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से हम देखें पूंजी तथा इसके कार्य। अब ऋण की नीतियां क्या होती है, वो ऋण की नीतियों को हम ध्यान देते हैं। 9वां है आपकी ऋण की नीति। ऋण की नीति ये होता है कि ये जो बैंक्स आपको पैसा देते हैं स्पेशल 3 तरह के देते हैं, एक तो उपभोग कार्य के लिए, एक तो उत्पादन कार्य के लिए और एक जो पुराने कर्जे उसको चुकता करने के लिए। जो ऋण की नीति होती है आपसे पूछता कि वर्क, तो आप बताएंगे उपभोग यानी शादी विवाह संस्कार आदि कार्य के लिए आप ऋण प्राप्त करते हैं, समझ में आता है। उत्पादन के लिए कृषि से संबंधित निराई गुड़ाई सिंचाई और हल बैल और अनेक प्रकार के यंत्र खरीदने के लिए आपको ऋण नीतियों के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और पुराने कर्जे अगर किसी किसान के पास हो जाते हैं, नहीं दे पाता है, उस कर्जे की वजह से उसकी जमीन गिरवी पड़ी है, तो यह समिति उस कार्य के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों तरह के यह ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। 10वां है आपका लाभ तथा विवरण, यानी कोऑपरेटिव बैंक लाभ जो आता, अगर मान लीजिए 100 रुपया लाभ अगर इस समिति को प्राप्त हुआ तो 25 रुपया यह समिति अपने कोष में जमा कर लेती है और 75 रुपया अपने जो सदस्य होते हैं उस लाभांश का वितरण समस्त सदस्यों में कर देती है। कभी कभी पंजीयक के स्वेच्छा पे समिति यह डिसीजन लेती है कि अगर चाहे तो 10% शिक्षा के लिए वह दान दे सकती है, यानी 25% में से चाहे तो 10% वो शिक्षा के लिए वो दान भी दे सकती है, अगर इसके जो पंजीयक के संस्तुति पे अगर वो मतलब तैयार हैं तब। तो इस तरह से हमने देखा लाभ का वितरण 25% जमा करके 75% सदस्यों में लाभांश को वितरित कर देती है। पंजीयक के आदेशानुसार, इच्छानुसार, निर्णय अनुसार 10% वो शिक्षा के रूप में भी अनुदान दे सकती है, दान कर सकती है। नेक्स्ट निरीक्षण तथा अंकेक्षण, यानी जो केंद्रीय सहकारी साख समिति होती है, राज्य साख सहकारी समिति होती है, वो इनकी वार्षिक रिपोर्टिंग लेते हैं, अंकेक्षण करते हैं कि कहीं इसके अंतर्गत कोई गलती तो नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिकतम यह 12 से 14%, मतलब ये अधिकतम जो होता है यह 12 से 14% वार्षिक ब्याज के आधार पे ये ग्रामीण जनता को, किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे अधिक
दर से यह ऋण उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा निरीक्षण तथा अंकेक्षण यानी केंद्रीय सहकारी साख समिति, राज्य सहकारी साख समिति के द्वारा इन समितियों की वार्षिक रिपोर्टिंग ली जाती है, अंकेक्षण किया जाता है कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है, अगर अभाव है तो इनके द्वारा इनको आर्थिक मदद देने का भी काम करती है। इनका रिपोर्ट अच्छा है तो सरकार के पास रखती है और जो उनको आर्थिक सहायता बन पड़ता है सरकार के भी माध्यम से दिया जाता है। समिति का भंग किया जाना, समिति का भंग किया जाना, अगर समिति लगातार घाटे में जा रही है, समिति की व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं है तो समिति को भंग भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा। आज के लिए इतना ही। प्राथमिक सहकारी साख समिति यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कृषि से संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत जो काम करने की स्थिति है इस तरह की है। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समिति क्या होता है, इस पर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर्स करें ताकि हम और भी आपके साथ रुचि के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।